Assalamualaikum students, in this video we will gonna discuss about the antepartum hemorrhage। antepartum hemorrhage में हम लोग इस वीडियो में अब्रप्टिव प्लासेंटा के बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंटीपार्टम हेमरेज देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि एंटीपार्टम हेमरेज जो है ना वो ब्लीडिंग जो हमारे पास आफ्टर द एज ऑफ वाइबिलिटी हो रही हो, मतलब 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद से लेके टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी, इस टाइम के दरमियान जो भी ब्लीडिंग हो रही होगी उसको हम लोग कहेंगे कि ये एंटीपार्टम हेमरेज है। ठीक है, अब इसके जो है ना हमारे पास फर्दर कॉजेज़ हो सकते हैं। मे बी जो है ना प्लासेंटल ब्लीडिंग की वजह से हो रहा हो, या फिर जो है ना कोई फीटल कॉज हो, या कोई मैटरनल कॉज हो। ठीक है, ये मैटरनल कॉज एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्लासेंटल ब्लीडिंग है ना 70% चांसेस होते हैं कि एंटीपार्टम हेमरेज जो है ना इस प्लासेंटल ब्लीडिंग की वजह से हो रही हो। इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास प्लासेंटा प्रीविया और दूसरा है अब्रप्टियो प्लासेंटा। अब अब्रप्टियो प्लासेंटा के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अनएक्सप्लेन कॉजेज़ भी हो सकते हैं या कोई फीटल कॉजेज़ हो सकते हैं जैसा कि वेजा प्रीविया। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। मैटरनल कॉजेज़ या एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉजेज़ में हमारे पास आ सकता है कोई सर्वाइकल पॉलिप है, कार्सिनोमा है सर्विक्स का, वेरिकोज वेन है, लोकल ट्रॉमा है, या कोई वेजाइनल ट्रॉमा है, या फिर जो है ना हमारे पास सर्वाइकल एक्ट्रोपियन है, या फिर सर्वाइकल कार्सिनोमा है, या कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है, या सर्विसाइटिस है। ठीक है, इन सब की वजह से जो है ना एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है। असल की जब भी एंटीपार्टम हेमरेज होगा तो हमें एक जनरल जो है ना इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। में आ जाती है हमारे पास CBC, ब्लड टाइप और स्क्रीनिंग, यूरिन एनालिसिस, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT, फिब्रिनोजन लेवल और फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। ये सारी इन्वेस्टिगेशंस जो है ना हम जनरल तौर पे हर एंटीपार्टम हेमरेज में कराएंगे। एंटीपार्टम हेमरेज का जो मर्जी कॉज हो उस सब में हम लोग ये वाले सारे टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, और फिर जो इसकी मैनेजमेंट होगी ना वो अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइन कॉज होगी। एंटीपार्टम हेमरेज की वजह से हो रहा है या प्लासेंटा प्रीविया, अंडरलाइन कॉज की वजह से उसको जो भी कॉज होगा उसकी मैनेजमेंट उसके हिसाब से होगी। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं अब्रप्टिव प्लासेंटा जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का। अब्रप्टिव प्लासेंटा या फिर प्लासेंटल अब्रप्शन भी कहते हैं इसको, जो कि मेजर कॉज है हमारे पास एंटीपार्टम हेमरेज का। बेसिकली इसमें होता क्या है कि प्री मैच्योर सप्रेशन हो जाती है प्लासेंटा की फ्रॉम द यूट्रस। ठीक है, इसको हम ऐसे कह रहे होते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा फ्रॉम द यूट्रस। इसके जो है ना हमारे डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, मल्टीपैरिटी, हाइपरटेंशन, ब्लड एक्सटर्नल एब्डोमिनल ट्रॉमा, या कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से जो है ना ये भी हो सकता है स्मोकिंग, पुअर न्यूट्रिशन, एज जो है ना 35 ईयर से ओल्ड हो, शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड हो, कोकेन का यूज़ हो, अल्कोहल यूज़ हो, या प्रीवियस 3rd ट्राइमेस्टर में ऐसी ब्लीडिंग हुई हो, प्रीवियस हिस्ट्री हो। ठीक है, इन सब कॉज में ना हमारे पास एक मेजर कॉज है कि इस वजह से हो सकता है, इस वजह से अब्रप्टिव प्लासेंटा हो सकता है। इसने अब्रप्टिव प्लासेंटा की डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे कि कॉन्सील्ड, मिक्स्ड और रिवील्ड। जो रिवील्ड टाइप है ना हमारे पास उसमें क्या होता है कि ब्लड जो है ना ब्लड इनसेंसिनेट डाउनवर्ड द मेम्ब्रेन्स एंड डेसिडुआ। ब्लड जो है ना सर्वाइकल कैनाल से भी विजिबल हमें नज़र आ रहा होता है कि प्लासेंटा से बाहर के सर्विस से बाहर आ रहा है। ठीक है, ये रिवील्ड है कि हमें नज़र आ रहा है कि ब्लड जो है ना निकल रहा है। ठीक है, जो कॉन्सील्ड होता है ना इसमें जो है ना ब्लड कलेक्ट हो जाता है सब प्लासेंटा जहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ हो बिटवीन द मेम्ब्रेन्स। ये जो है ना हमारे पास पता नहीं चल पाता है कि किस तरीके से अब्रप्टिव प्लासेंटा तो हो रहा है लेकिन ब्लड जो है ना अंदर ही एक्यूमुलेट रहता है, बाहर नहीं आता। तो इस टाइप को हम लोग कह रहे हैं कॉन्सील्ड। ठीक है, मिक्स्ड मतलब थोड़ा सा पार्शियल आ भी रहा है, रिवील्ड भी हो रहा है और पार्शियली कंसील्ड भी है। ठीक है, इस कैटेगरी को हम लोग कहते हैं मिक्स अब्रप्टिव प्लासेंटा। क्लिनिकल फीचर्स हम लोग इसके देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिनेरियो को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लिनिकल फीचर्स का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। पेनफुल ब्लीडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिनेरियो में अक्सर यही मेंशन होता है कि पेनफुल ब्लीडिंग एंड डेंस रिजिड एब्डोमेन है। इसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि ये अब्रप्टिव प्लासेंटा के कॉजेज है। डिफरेंशियल्स भी होते हैं लेकिन आपने याद रखना है कि पेनफुल ब्लीडिंग होगी और डेंस रिजिड एब्डोमेन होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि एब्डोमेन जो है ना रिजिड हो, लेकिन अगर रिजिड आपको सिनेरियो में बताया गया है तो पर्टिकुलरली केस अब्रप्टिव प्लासेंटा का ही है। ठीक है, मैटरनल में हम लोग कॉजेज मैटरनल फीचर्स में एब्डोमिनल पेन मिल सकती है, स्वेटिंग, शॉक, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया और CTG में ना फीटल मूवमेंट्स रिड्यूस मिल सकती हैं और या फिर एब्सेंट भी मिल सकती हैं। ठीक है,
अब इसको मैनेज कैसे करना है अब्रप्टिव प्लासेंटा को, इसके जो है ना हमारे पास मैनेजमेंट हम लोग डिफाइन करें, डिपेंड करती है कि मदर की क्या कंडीशन है। अगर शॉक में है तो उसके मैनेजमेंट अलग होगी, अगर जो है ना स्टेबल है तो उसके मैनेजमेंट अलग होगी। पर्टिकुलरली जो है ना हम मैनेजमेंट डिपेंड करती है कि मदर की कैसी कंडीशन है और गेस्टेशनल एज क्या है फीटस की, प्री मैच्योर है, मैच्योर है, उस हिसाब से मैनेज कर रहे होते हैं। इंस्पायर्ड के हेल्प अब्रप्टिव प्लासेंटा वाली पेशेंट को जो हमारे पास आ रही है उसको हमने लार्ज बोर आईवी एसेस देना है, फ्लूइड रिससिटेशन करनी है, फॉलीज कैथेटर पास करना है, मैटरनल वाइटल्स की क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, कंटिन्यूस फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करनी है और आरएचडी इम्यूनोग्लोबिन देख लेना है। अगर वो आरएचडी इम्यूनोग्लोबिन नेगेटिव है तो हमने इसको, पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन कर देनी है, ठीक है। अगर तो वो हमारे पास टर्म गेस्टेशन में आई है और हीमोडायनामिकली स्टेबल है, मतलब कि हीमोडायनामिकली स्टेबल है, तो हम लोग जो है ना उसको प्लान कर सकते हैं कि वैजाइनल डिलीवरी हो, लेकिन ये भी चांस रखना है कि सिजेरियन भी हो सकता है, दोनों हमने चांसेस रखने, लेकिन सबसे पहले हम लोग वैजाइनल डिलीवरी की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास टर्म गेस्टेशन है लेकिन हीमोडायनामिकली इंस्टेबल है तो उस पेशेंट में हम लोगों ने सब मैनेजमेंट करने के बाद अर्जेंट जो है ना सिजेरियन करना है, ठीक है। और अगर हमारे पास प्री टर्म गेस्टेशन में आ रही है और हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो लेबर हो या ना हो, इन एब्सेंस हो, हम लोग को जो है ना फ़ौरन अल्ट्रासाउंड करवा लेना ताकि हमें फीटल ग्रोथ का पता चल सके, ठीक है। अगर हमारे पास प्री टर्म है तो हमने और कंडीशंस फेवरेबल नहीं है कि फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है तो हम लोग जो है ना फ़ौरन डिलीवरी की तरफ जाएंगे, ऑफ कोर्स सिजेरियन ही होगी वो भी। अगर हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है तो फिर भी हमने थोड़ा बहुत रिससिटेट करके ना डिलीवरी की तरफ ही जाना है। प्री टर्म में आपने याद रखना है, अगर ये डिपेंड करता है कि फीटस की क्या कंडीशन है। अगर फीटस जो है ना हमारे पास फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है और तो फिर हम लोगों ने फर्दर जो इसकी मैनेजमेंट करनी है ना अकॉर्डिंग टू प्री टर्म लेबर के हिसाब से इसको मैनेज करना है। उसकी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि प्री टर्म लेबर को हम लोग किस तरह मैनेज करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हैं, टोकोलाइटिक्स वगैरह दे रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको मैनेज करना है। अब्रप्टिव प्लासेंटा जो ना इंपॉर्टेंट कॉज है फीटल और मैटरनल मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का। एटियोलॉजी जो है ना अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन ये एक इमरजेंसी है कि इस वजह से फीटल और मैटरनल मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के चांसेस जो है ना बढ़ जाते, तो इसको ना हमने पेशेंट को फ़ौरन ट्रीट करना है, ठीक है। डेट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लासेंटा प्रीविया की और वेजा प्रीविया की।